एक गांव में मिस्री नाम का एक लड़का रहता था। मिस्री बहुत ही गरीब और भोला भाला था। मिस्री के पिता का देहांत हो चुका था। वह अपनी माँ धनिया के साथ रहता था। मिस्री के पिता जब जीवित थे तो गांव के जमींदार धनीराम के पास मजदूरी करते थे। धनीराम चाहता था कि मिस्री भी अपने पिता की तरह उसके पास मजदूरी करे। एक दिन धनीराम ने मिस्री और उसकी माँ को अपने पास बुलाया और कहा, देख धनिया, मैं गांव का मुखिया हूँ, तो गांव वालों के सुख दुख की जिम्मेदारी भी मेरी है। तेरा बेटा ये मिस्री माना कि अभी छोटा है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि कुछ कर ना सके। धनिया ने कहा, क्या काम करवाओगे इस भोले भाले बालक से? अम्मा, असलियत में ये मुझे स्कूल जाने से रोकना चाहता है। क्या कह रहा है बेटा? तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, तुम क्या करवाओगे यह बताओ। धनीराम ने कहा, भाई काम क्या, पत्थर उठवाएंगे इससे, हल्का फुल्का ही बताएंगे कुछ। फिर भी बताओ तो सही। भाई बात यह है कि बिना काम करवाए तेरी कुछ मदद करूँगा तो तेरा मन नहीं मानेगा। बिना मेहनत की कमाई का भोग लगाओगे तो भगवान भी बुरा मानते हैं, है ना? सो तो है। वो सामने देख, मेरे घर में 5 भैंसें हैं। मिस्री सुबह सुबह इन्हें जंगल में चराने ले जाएगा और शाम को वापस लाकर बांध देगा। रात को इनके खाने के लिए चारा पानी इनके सामने रख जाएगा और अपने घर जाके सो जाएगा। बस इतना ही काम है। धनिया ने कहा, मजदूरी क्या दोगे? मजदूरी? भाई मजदूरी भी देंगे। मुफ्त में तो मैं किसी से सड़क पर गिरा हुआ रुपया भी ना उठवाऊं। मिस्री ने कहा, रुपया क्या, तुम तो 10 पैसे का एक सिक्का भी ना गिरने दो सड़क पर। धनीराम ने मिस्री की बात को अनसुना करते हुए कहा, कुछ कहा बेटे ने? कुछ नहीं कुछ नहीं, इसकी तो आदत है बैठे बैठे कुछ बोलते रहने की। तो बात पक्की? मजदूरी नहीं बताई आपने। भाई ऐसा करते हैं कि 5 में से उस बड़े कद वाली एक भैंस का दूध सुबह सुबह तेरा मंजूर है? नहीं। तो किसान की बेटी हूँ ठाकुर, इतना तो जानती हूँ कि ज्यादा उम्र की भैंस ज्यादा दूध नहीं देगी। जमींदार ने कहा, अरे भाई, मैंने बड़े कद वाली भैंस कहा है, बड़ी उम्र वाली भैंस नहीं कहा। जो भी कहा हो, मुझे तो उस छोटे कद वाली भैंस का दूध चाहिए मजदूरी के बदले में। धनीराम ने हिचकिचाते हुए कहा, उसका ले लेना। धनिया ने कहा, एक बात और। क्या? सुबह शाम दोनों वक्त का दूध चाहिए। भाई ये तो उंगली पकड़ते पकड़ते पोंचा जकड़ने की बात हुई। काम कर या मत कर, दूध तो बस एक वक्त का ही मिलेगा, वो भी सुबह का। सोच लो। धनीराम ने दबे स्वर में कहा, सोचना क्या, अब तू जिद ही पकड़ रही है तो भाई चाहे नुकसान हो जाए, लेकिन मदद तो तुझ गरीब की करनी ही है। लेकिन उस एक ही भैंस का दूध देना तय है। सोच ले, कम दे, ज्यादा दे, ना दे, सब तेरे भाग्य पर निर्भर है। ठीक है, कल सुबह से मिस्री अपना काम शुरू कर देगा। मिस्री ने बीच में कहा, अम्मा, सुबह से दोपहर तक तो मैं स्कूल में रहता हूँ। तू सुबह सुबह इसकी भैंसों को जंगल में छोड़कर स्कूल चले जाया करना। दोपहर तक उनकी देखभाल मैं कर लिया करूँगी। तब ठीक है, तो कल सुबह से तय रहा, लेकिन दूध परसों सुबह से ही मिलना शुरू होगा। भाई इन भैंसों की चराई के बाद ही तो दूध पर तुम्हारा हक बनेगा। इस तरह से मिस्री ने जमींदार की भैंसें चराने का काम शुरू कर दिया। अभी 2-4 दिन ही बीते थे कि धनिया धनीराम के पास आई और बोली, ठाकुर साहब, एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? मिस्री का बापू जब जिंदा था तो बताता था कि ये 5 भैंसें सुबह शाम 10-10 किलो दूध देवे थी। जंगल में इन्हें चरा कर लाने का जिम्मा मिस्री को मैंने इसी उम्मीद में दिलाया था कि खुली घास खा के इनके दूध में बढ़ोतरी होवेगी। कुछ दूध हम माँ बेटा पी लेंगे, कुछ बाजार में बेचकर पैसे कमा लेंगे। तो
तो ये कि दूध में बढ़ोतरी तो हुई, लेकिन केवल आपके हिस्से की भैंसों के। मेरे हिस्से वाली भैंस शाम को तो ठीक ठीक दूध देती है, लेकिन सुबह का दूध घट रहा है। भाई, 5 भैंसों को एक ही जंगल में तेरा बेटा खुद लेके जावे है, रात को चारा भी खुद डालकर जावे है। अब कौन सी भैंस कितना घास चर रही है और कौन सी मटर गश्ती में और सोने में टाइम बिता रही है, मैं क्या जानूं। मैं तो कभी उनके पीछे पीछे जाता नहीं हूँ। धनिया ने कहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। भाई, जंगल में तेरा बेटा रहता ही है इनके साथ, रात में ये मेरे घर में रहती हैं। तुझे मेरी नीयत पर शक है तो किसी दिन खुद आकर देख ले मेरे घर में। धनिया ने कहा, वो तो मैं देखूंगी ही, और कान खोल कर सुन लो ठाकुर, अगर कोई गड़बड़ मैंने पकड़ ली तो तुम्हारे खिलाफ पंचायत बिठाकर अपने हिस्से की भैंस अपने घर में बांध कर ले जाने की फरियाद करूंगी मैं, और वह भी हमेशा के लिए। तो तुम दोनों को वाकई मुझ पर शक है? धनिया ने कहा, नहीं जी, आप तो अन्नदाता हैं हमारे, आप पर शक करूंगी मैं तो अपने मन की बात बता रही थी आपको। लगता है मेरे भाग्य में ही कुछ खोट है जो इतनी जल्दी भैंस कम दूध दे रही है। मिस्री बेटा, ले जा इन भैंसों को जंगल में चराने के लिए। मिस्री बिना कुछ कहे भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है और धनिया वहां से उठकर चली जाती है। पीछे से जमींदार धनीराम अपने आप से कहता है, माँ बेटा गरीब है लेकिन तेज तर्रार है। मुझे लगता है कि आज से मेरी जासूसी जरूर करने लगेंगे ये लोग। ये बोलता हुआ वह अपनी जगह से उठता है और आगे कहता है, लेकिन मेरी चालाकी को पकड़ना इनके वश की बात नहीं है। रात को उसके हिस्से की भैंस को इतना पानी पिला देता हूँ कि घास वह बेचारी खा ही नहीं पाती, इसीलिए तो सुबह को दूध कम देने लगी है। यूं बोलता हुआ अपनी चालाकी पर वह ही करके हंसता। इधर मिस्री जब भैंसों को चराने ले गया तो वह ठाकुर की चाल को समझने लगा था। उसने मन ही मन में सोचा, बड़ा चालू बनता है ठाकुर, हमारे घर की मदद करने के बहाने स्कूल जाना छुड़वाना चाहता था मेरा। दूसरी चालाकी जो वो कर रहा है वो भी माँ ने मुझे समझा दिया है। आज से मैं उसकी भैंसों का भी इलाज शुरू करता हूँ। इनको तालाब में छोड़ देता हूँ, शाम तक ये इसमें लेटेंगी, बैठेंगी और डटकर पानी पिएंगी। आज से दिन में मिलने वाली इनकी घास बंद, केवल मेरे हिस्से वाली भैंस घास खाएगी। यूं कहकर वह 4 भैंसों को तालाब के पानी में उतार देता है। चलो चलो ठाकुर के हिस्से वाली भैंसों, तुम चारों भैंसे चलो पानी में, चलो चलो। उसी दौरान धनिया भी वहां पर पहुंचती है। धनिया ने कहा, बिल्कुल ठीक, 2-4 दिन में जब ये भैंसें भी कम दूध देना शुरू कर देंगी तब आएगी ठाकुर को अकल। अब तू स्कूल जा बेटा, इनकी देखभाल मैं कर लूंगी। मिस्री वहां से चला जाता है। धनिया भैंसों की देखभाल के लिए वहीं रुक जाती है और बीच बीच में भैंसों को पानी से बाहर आने से रोकती भी जाती है। धनिया बोलती थी, चलो चलो तालाब में ही रहो तुम चारों, चलो चलो अंदर चलो। इसी तरह से 3-4 दिन बीत जाते हैं और 5वें दिन ठाकुर ने धनिया और उसके बेटे मिस्री को अपने घर पर बुलवा भेजा। धनीराम ने कहा, भाई मैंने यह बताने के लिए तुम दोनों को बुलाया है कि 3-4 दिनों से भैंसें दूध कम देने लगी हैं। मुझे सच सच बताओ कि इसमें तुम लोगों की कोई चाल तो नहीं है। धनिया ने कहा, अगर हमारे हिस्से की भैंस का दूध कम होने में आपकी कोई चाल नहीं थी तो आपके हिस्से की भैंसों का दूध कम होने में हमारी चाल कैसे हो सकती है ठाकुर? और अगर मैंने कोई चाल चली हो तो हमने भी चाल चली है। कौन सी चाल चली है? वही जो तुमने चली है, भैंस का पेट पानी से भर देने वाली। ये कहते हुए अपने मुंह को हथेली से बंद करता है। अरे बाप रे, यह मेरे मुंह से क्या निकल गया? जो सही था वही निकला है। तुमने शर्त तोड़ दी ठाकुर। आज से अपने हिस्से की भैंस को मैं अपने दरवाजे पर बांधूंगी।
नहीं मानोगे तो पंचायत में जाऊंगी। धनी राम ने कहा, ठीक है बाबा, अपने हिस्से की भैंस को तुम साथ ले जाओ। हे भगवान, बैठे बिठाए गांव के एक परिवार का भरोसा खो बैठा मैं। ये कहकर धनिया के हिस्से की भैंस की रस्सी खोलकर उसके हाथ में थमा देता है। ये ले धनिया, यह भैंस आज से तेरे दरवाजे पर बंधेगी। धनिया ने कहा, नहीं ठाकुर, तुम्हें अपनी करनी पर पछतावा है तो इसे यहीं बंधी रहने दो, लेकिन अगर तुमने फिर से कोई गड़बड़ की। धनी राम ने कहा, तोबा तोबा तोबा, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। तब ठीक है। इस घटना के बाद से धनी राम का व्यवहार बदल गया और उसने फिर से कभी किसी भी गरीब के साथ बेईमानी नहीं की। इसीलिए कहा गया है, लालच खाए दीन धर्म को, लालच खाए किए कर्म को, लालच नाम डुबाए, रे भैया जग में हंसी कराए। पुराने समय की बात है। मिथिला राज्य के रहने वाले गोनू झा, जो कि जाति से पंडित थे, परंतु खेती बाड़ी और किसानी करके अपनी जीविका चलाते थे। गोनू झा वैसे तो बहुत ही साधारण किस्म के व्यक्ति थे, परंतु उनकी बुद्धिमानी और चतुराई की चर्चा पूरे मिथिला राज्य में थी। इस बार उनकी फसल अच्छी हुई थी, इसीलिए उनकी आर्थिक हालत बहुत बेहतर थी। उनकी पत्नी बहुत दिनों से मायके नहीं गई थी, सो इस बार खूब सज धज कर वह 8 दिन तक रहकर आई थी। इन दिनों गोनू झा के पास धन की कोई कमी नहीं रह गई थी। उनकी संपन्नता पर कुछ चोरों की नजर गड़ गई। चोरों ने ये योजना बनाई कि आधी रात के बाद गोनू झा के घर में कूदकर उनके मुंह पर लखलखा रखकर बेहोश कर देंगे। लखलखा पुराने समय में एक बेहोश करने वाली दवाई थी, जिसे ये चोर अपने पास रखते थे। चोरों ने सोचा कि उन्हें आराम से बेहोश करके सारा माल समेटकर चले जाएंगे। अपने फन के बहुत ही शातिर थे, कभी गांव में चोरी नहीं की थी तो कभी पकड़ में नहीं आए थे। पहली बार उन्हें ज्यादा माल के लालच ने पकड़ लिया। मंगल मांझी नाम का चोर उनका सरदार था। एक चोर ने कहा, गुरु, हमने पहले कभी गांव में चोरी नहीं की। गांव वाले हमें सज्जन कहते हैं और मजदूरी करके खाने कमाने वाला समझते हैं। अरे तो क्या हुआ, हम तो जानते हैं कि हम कितने सज्जन हैं। भाई, हम गांव में चोरी करने की गलती कर रहे हैं। गुरु लोग कहते हैं कि ऐसे काम गांव से बाहर करने चाहिए। गांव में सज्जन बनकर रहो। तो तू अपने घर जा। भैया मेरी बात समझो, गोनू झा बड़ा ही चतुर खलीफा है, उससे पार पाना हमारे बस की बात नहीं है। अरे भाई, हम भी कुछ कम नहीं हैं, हमारे पास भी लखलखा है, जिसने आज तक हमें कितनी ही सफलता दिलाई है। तुमको चलना है तो ठीक, गाल मत बजा। चलूंगा तो जरूर मैं, कितने दिनों से तुम लोगों के साथ हूँ, तुम्हारे ही साथ रहकर परिवार पाल रहा हूँ। अब जरा से खतरे पर पीछे नहीं हट सकता। जो सबके साथ होगा वह मेरे साथ भी होगा। अरे कुछ नहीं होगा, मगर किसी बखेड़े में फंस गए तो? तू हमारे साथ मत जा भाई, तुझे गोनू झा प्रेत सा दिखता है। मंगल ने गुस्से से कहा, हमें तो लाभ ही लाभ है, 5 की जगह 4 हिस्से होंगे। अब तू जा घर, किसी और से जिक्र मत करना। अरे यार, गुस्सा क्यों करते हो? चल रहा हूं ना, तो आराम से चल। पांचों चल पड़े। मंगल को अपनी जेब में रखी हुई लखलखा की डिबिया पर बड़ा ही अभिमान था। आज तक उसी के भरोसे उसने सफलता पाई थी। सारा गांव सोया पड़ा था। पांचों दबे पांव गोनू झा के घर के पिछवाड़े पर पहुंच गए और एक जने की पीठ पर चढ़कर दूसरा छत पर चढ़ा। फिर उसने रस्सी डाल दी। सब के सब छत पर जा चढ़े। पर यह क्या, गोनू झा तो शायद जाग रहे थे। गोनू झा की आवाज आई, पंडिताइन सो गई क्या? नहीं तो, नींद तो आ रही है, सफर में थकान हो गई थी। पंडिताइन की नींद भरी आवाज आई। गोनू झा बोले, 8 दिन में मैके से आई हो, 2-4 बातें भी ना करोगी? अब तक बातें ही तो कर रहे थे, अब सो भी जाइए। पर मैंने वो ज्योतिषी वाली बात तो तुम्हें बताई ही नहीं। कौन सी बात? मुझे एक प्रकांड ज्योतिषी मिला था, उसने मेरे हाथ की रेखाएं देखी और बताया कि हमारे 5 पुत्र होंगे।
सच? अब पंडिताइन भी जाग गई। और क्या झूठ, देख लेना, उस ज्योतिषी की बात सच निकलेगी। उसी ने मुझे 1 माह पहले बताया था कि मुझे कोई धन मिलने वाला है, और वह बात भी सच हुई थी। फिर तो यह भी सच ही होगा जी। हाँ, गोनू झा के 5 बेटे होंगे। 5 बेटे मतलब 5 लाठियां। फिर गांव में मुझसे कौन टक्कर ले सकेगा? अरे अभी तो पैदा भी नहीं हुए, घमंड अभी से करने लगे। घमंड कैसा? जो निश्चित है उस पर तो घमंड किया ही जा सकता है, परंतु पैदा होते ही आपकी लाठी लेकर ना निकल पड़ेंगे वो। मंगल मांझी और उसके साथी चुपचाप ये सब बातें सुन रहे थे। उनमें से एक बोला, गुरु यह तो सोया ही नहीं। अरे तू चिंता मत कर, थोड़ी देर बातें करके ये जरूर सो जाएगा। क्या पता सारी रात जागते ही रहे। तू तो मूर्ख है, सारी रात कौन जागता है, अभी आधी रात बाकी है, देखता जा। उधर गोनू झा का वार्तालाप अभी जारी था। पंडिताइन, ये तो सोचो कि 5 बेटों के नाम क्या रखेंगे। यह काम तो आप ही करें या मिश्रा जी से कराएं। अरे मैं खुद कर लूंगा। एक का नाम फीरन झा, दूसरे का नाम पलटन झा, तीसरे का नाम किशोर झा, चौथे का नाम मोर झा और 5वें का नाम चोर झा रखूंगा। चोर झा? यह कोई नाम हुआ? भला ऐसा नाम कौन रखता है? अरे मूर्ख, नाम लेने में सरलता होगी, और सबका नाम एक दूसरे से तुक लगता है तो अच्छा लगता है। आप भी बस मुझे सोने दो। अब आपकी बातें सुनने की हिम्मत नहीं हो रही, आंखें बंद हुई जा रही हैं। तुम क्यों सुनोगी? पर मेरे बेटे तो सुनेंगे। खेत पर से आवाज दिया करूंगा तो दौड़े चले आएंगे। अब सो भी जाइए। देखो कैसे आवाज दूंगा। अरे ओ फीरन, गोनू झा जोर से चीखे। अरे ओ पलटन, अरे ओ किशोर, अरे ओ मोर, आ रे जल्दी आ रे चोर। उनकी आवाज इतनी बुलंद थी कि सारा गांव जाग गया। लोग लाठियां लेकर दौड़ आए। तब तक गोनू झा अपने दरवाजे पर आए। पलटन मिश्रा जी ने पूछा, क्या हुआ गोनू झा? मेरी छत पर चोर हैं। गोनू झा पीछे की तरफ दौड़ पड़े। चोर मंडली के होश उड़ गए। कूदकर भागने के अलावा उनके पास कोई चारा न था, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे चारों तरफ से घिर गए थे और उन्हें इतनी मार पड़ी कि उनको नानी याद आ गई। असल बात ये थी कि गोनू झा ने अपने बेटों के जो नाम गिनाए थे, हिरन झा, पलटन झा, किशोर, मोर, ये सब उनके पड़ोसियों के नाम थे, और उनकी पुकार सुनते ही वे दौड़े चले आए। चोर मंडली को पकड़कर बांध लिया गया और सुबह कोतवाली भेज दिया गया। पंडिताइन को अब जाकर पता चला कि क्यों गोनू झा रात को बच्चा पुराण पढ़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें चोरों की भनक लग चुकी थी।